गर्भवती सौतेली बेटी पार्ट 14 में नंदिनी का पति मनोहर मरने के बाद जलाने के लिए शमशान ले आते हैं। तभी वहां पर पुलिस को उसकी दूसरी बीवी राधिका ले आती है। मनोहर के माता पिता ने जहर डालकर मार दिया ऐसे केस करती है। पुलिस मनोहर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। अपर्णा गांव में एक बूढ़ी औरत के पास अपना सर छुपाती है। गीता को शोक एकदम डरा कर रखता है, आजमाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है गर्भवती सौतेली बेटी पार्ट 15 में आज हम देखेंगे। नंदिनी अपने बेटे को लेकर सास के घर आती है। वहाँ पर मनोहर के नकली माँ बाप आते हैं। मनोहर के माँ बाप गुस्से से नंदिनी को देखते हैं। अपनी बेटी को लेकर राधिका भी वहाँ आती है। सभी लोग बाहर खड़े रहकर एक दूसरे को देख रहे थे। राधिका की बेटी तेज रोती रहती है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। 10 मिनट रुक जाओ बेटा, खाना बनाती हूँ, गरम गरम खा लेना। ऐसे बोलकर राधिका तेज को घर के अंदर ले जाती है। चौखट के पास मनोहर की माँ हाथ रखकर रोकती है, कहाँ रे? इस घर पर बहू का दर्जा उसकी बीवी नंदनी को ही है। शादी का दिखावा करके बेटी को पैदा करने वाली को नहीं। पुलिस को बुलाऊंगी तो वो लोग बताएंगे किसको है और किसको नहीं। देखो मैं बिना शादी के माँ बन गई, लेकिन आप लोग ऐसे ही माँ बाप बन गए ना। यहाँ रहने का हक नहीं है आप लोग को। हमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन बड़ा किया ना। पास रहकर अच्छा बुरा देख लिया। हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। दूसरी तरफ तेज भूख के मारे रो रही थी। माँ माँ भूख लगी है, बहुत जोर की भूख। मनोहर की माँ कुछ बोले बिना अपना हाथ हटाती है। उस पर राधिका तेज को लेकर अंदर जाती है। मनोहर की माँ नंदिनी के पास आती है। नंदिनी का हाथ पकड़ती है। मनोहर की माँ क्या करती है वो नंदिनी को समझ नहीं आता। अनजान होकर देख रही थी। उदास होकर मनोहर की माँ ऐसे कहती है, हमें माफ कर दो बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरी बुरी बातें कही, तुम्हें डांटा और मारने तक आए। ये सब जायदाद के लिए किया बेटा। आपने मुझे मारा डांटा इसका बुरा नहीं लगा सासू माँ, लेकिन उन्हें भी जहर देकर मार दिया इसलिए बुरा लग रहा है। गुस्सा हूँ, जोर से चिल्लाने का मन हो रहा है। एक्सीडेंट करके भाग जाना गलत है, लेकिन किए पर पछतावा हो तो माफ कर देना चाहिए ना बेटा। हमने जो किया है उस पर शिक्षा अनुभव कर रहे हैं बेटा। मतलब आपने सच में मनोहर को जहर देकर मार दिया? हाँ बेटा। ऐसा कहती है। वो बात सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भ्रम में रहती है नंदिनी। चक्कर आकर नीचे गिरने जैसा होता है। अचानक से उसके हाथ में बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। नंदिनी खुद को संभाल कर रोते हुए बच्चे को अंदर ले जाती है। वहीं मनोहर के माँ बाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। यही सही मौका है सोचकर मनोहर के माँ बाप घर के अंदर ना जाकर भाग जाते हैं। आधी रात हो रही थी। घड़ी में 2 बज रहे थे। इंस्पेक्टर विजय भेस बदलकर हाथ में सूटकेस लेकर एक स्ट्रीट लाइट के पास खड़ा रहता है। उसके हाथ में फोन बजता है। आपके बोलने के अनुसार 6 नंबर स्ट्रीट लाइट पे खड़ा हूँ। फोन के उस पार विजय को बोलने की आवाज आ रही थी। वो ध्यान से सुनता है विजय। ऐसे 2 मिनट बाद विजय फोन रख देता है। वहाँ से आगे चलकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सांप और बिच्छू गीता की तरफ आ रहे थे। वो देखकर शोक हंसता रहता है। गीता डरती रहती है। इतने में जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो सुनकर शोक सांप को एक बोतल में डालता है। बिच्छू को पकड़कर दूसरे बोतल में डालता है। गीता राहत की सांस लेती है। शोक दरवाजा खोलता है। सामने एक लड़का नजर आता है। भाई, फ्रेश लड़की के लिए एक आदमी आया है। बड़ी सूटकेस में पैसा भी लाया है। आ रहा हूँ, चल। ऐसे बोलकर मुड़कर गीता के पास आता है। करोड़ों रुपए के लिए अभी बेच रहा हूँ। अभी तुम शेख के पास गुलाम हो। यहाँ मैं अकेला ही, लेकिन वहाँ का पता नहीं। अच्छे से नजाकत से रहो,
ऐसे बोलकर शोक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अंजैया घर लौट कर आता है। ताला खोलकर अंदर जाता है। पूरा घर खाली था। अपर्णा, दोनों बेटियां कोई नहीं थी। अपर्णा, गीता कहाँ हो? कहाँ चले गए? न जाने कैसे चले गए। पुलिस में शिकायत करवाता हूँ, वो लोग ही ढूंढेंगे। ऐसे बोलते ही बगल वाली पड़ोसी पार्वती आती है। भैया आ गए। मुझे जितना पता है बताती हूँ। आप जब बाहर गए थे, आपके घर पर पिक्चर वाला लड़का आया था। उसके साथ गीता, अपर्णा हंसते हुए बात कर रही थी। कौन है पूछा तो पिक्चर के लोग हमारी बेटी को हीरोइन बनाना चाहते हैं। हम जल्दी से जाते हैं। कहाँ? पिक्चर वालों का नाम वगैरह पता है क्या भाभी? नहीं पता भैया, मैंने पूछा था लेकिन नहीं बताया। शायद माँ बेटी दोनों मिलकर पिक्चर देखने गए होंगे। हो सकता है पार्वती, जो भी हो मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बताता हूँ। वो बात सुनते ही पार्वती वहाँ से चली जाती है। अंजैया घर से बाहर निकलकर ताला मारता है। ऐसे आगे चलकर जा रहा था कि सामने से आती हुई अपर्णा दिखती है। एकदम पागलों की तरह बनकर एकदम अजीब सी अपर्णा रहती है। अपर्णा को देखते ही अंजैया को बात समझ आती है। धोखा मिला है बचकर आ गई करके। लेकिन अपर्णा के बगल में गीता नहीं दिखाई देती। अंजैया अपर्णा के पास आता है। अपर्णा रोते हुए उदास होकर अंजैया के पैर पर गिरती है। मुझे माफ करो। लालच में अनजान लोगों पर भरोसा करके धोखा खाया। हमारा घर बिगड़ने का कारण मैं हूँ। ऐसे रोती रहती है। वो देखकर अंजैया अपर्णा को पैरों के पास से उठाकर आंसू पोंछता है। नंदिनी कहाँ है जी? मैं उसके पैर पर गिरकर माफी मांगूंगी। नंदिनी की बात निकालते ही कुछ ना बोलकर मौन रहता है अंजैया। अपर्णा दरवाजे पर ताला देखती है। नंदिनी घर पर नहीं है, समझ आता है। ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई है, ऐसे सोचती है। नंदिनी को क्या हुआ जी? लड़का या लड़की? वैसे गीता कहाँ है? अपर्णा सारी घटना अंजैया को बताती है। वो सब सुनकर अंजैया को गुस्सा आता है। एक खींच कर देता है अपर्णा को। आप मारो या डांटो, मुझे अकल आ गई है। हमारी बेटी को किसको कहाँ कितने में बेचा नहीं पता। तुम उसे पहचानोगी ना? उसकी शक्ल पुलिस को बताएंगे तो वो हमारी बेटी को ढूंढेंगे। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। बोलकर वो दोनों आगे जाते हैं। दूसरी तरफ भेस बदलकर विजय, शोक दोनों बात कर रहे थे। आपके पैसे लेकर आया हूँ, तो मुझे माल दिखाइए। विजय ऐसे बोलने पर शोक चुटकी मारता है। लड़का गीता को लेकर उसके पास आता है। गीता रोती रहती है। क्या फिगर है, खाना देकर अच्छे से देखते तो और कड़क रहती। जिद्दी है सर, कुछ भी नहीं खाती थी। हर चीज पर मना कर कर ये देखिए ऐसी हो गई है। माल देख लिया ना, पैसे दो। विजय कुछ बोले बिना सूटकेस में से गन निकालता है। शोक के माथे पर रखता है। अब तक बचे हो काफी है, अभी अपना खेल बंद करो। फालतू गिरी किए बिना बाहर पुलिस की गाड़ी है, उसमें बैठोगे तो जिंदा रहोगे। अगर थोड़ा भी हिले एनकाउंटर्स के ऑर्डर्स हैं मेरे पास। वो सुनकर शोक चौंक जाता है। इतने साल तक ये जगह पुलिस को नहीं पता चली, अचानक से कैसे पता चल गई, ये सोचकर वहाँ खड़े लड़के पर शक करता है। लड़का अपना सर झुकाकर खड़े रहता है। तभी शोक को सब समझ आ जाता है। ये बेशक इस लड़के का काम है, ऐसे सोचता है। विजय, शोक और गीता तीनों मिलकर जीप के पास आते हैं। उसमें बैठकर चले जाते हैं। लड़का विजय का सूटकेस खोलकर देखता है। उसमें 10 लाख रुपए थे। उन्हें लेकर वो लड़का वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन जा रहे अंजैया अपर्णा के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुक जाती है। उसमें से गीता और इंस्पेक्टर विजय उतरकर नीचे आते हैं। विजय गीता को वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। अंजैया, अपर्णा, गीता तीनों मिलकर इंस्पेक्टर विजय को हाथ जोड़ते हैं। पोस्टमार्टम होते ही मनोहर की बॉडी एम्बुलेंस में ले जाकर राधिका, नंदिनी दोनों शमशान जाते हैं।
अंजया, अपर्णा, गीता भी आते हैं। लकड़ी पर रखकर जला देते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर नंदिनी के घर आते हैं। राधिका नंदिनी दोनों मिलकर बात कर रहे थे। राधिका की बेटी तेज प्यार से नंदिनी के बेटे को खिला रही थी। वो बच्चा हंसता रहता है। वो देखकर सभी लोग खुश होते हैं। इसी के साथ गर्भवती सौतेली बेटी की कहानी समाप्त। सबको नमस्ते। इतने समय तक हमारा आदर करने के लिए शुक्रिया। फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए चलिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।